फिर दोस्तों, तो क्या हाल चाल। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपको बता दूं मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो कैसे हैं आदर्श, धनंजय, तनिषा को समाप्त करेंगे फिर। कल हमने एलपीजी पॉलिसी के बारे में पढ़ा था, विमुद्रीकरण कल हमने नहीं पढ़ा था, है ना। कल हमने ये नहीं पढ़ा था, हम लोग ये आज पढ़ने वाले हैं। तो कल हमने भारत में आर्थिक पर्यावरण यानी कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन इंडिया के बारे में पढ़ा था, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ था कि देश की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, तो 67 टन सोना को गिरवी रख करके कुछ पैसे फॉरेन से लाए गए थे, ठीक है। उसी पे अपने देश को चलाया गया था, जिसमें एलपीजी पॉलिसी को लाया गया था, यानी कि उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, ठीक है। यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन माने उदारीकरण। तो उदारीकरण, लिबरलाइजेशन में सरकार ने क्या किया था, अनावश्यक नियंत्रण जो लगा रखे थे ना, और लाइसेंस राज्य सिस्टम जो लगा रखा था, ठीक है, कि बिजनेस करने के लिए तुम्हें जो है लाइसेंस लेना पड़ेगा, है कि नहीं, और तुम्हें ये सारी चीजें करनी होंगी, नहीं कर सकते हैं, ऐसी चीजें जो थी, ठीक है। इतने ही सामान मंगवा सकते हो, इतने ही बेच सकते हो, इतना टैक्स है, इन सब चीजों को समाप्त कर दिया। यानी कि सारे अननेसेसरी ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस को गवर्नमेंट ने रिमूव कर दिया लिबरलाइजेशन में, ठीक है। प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण में क्या किया, सरकार ने, सरकार के अंडर जितनी कंपनियां आती थी, ठीक है, उनका कंट्रोल प्राइवेट सेक्टर के हाथों में दे दिया, ठीक है। हाँ सर, उनका कंट्रोल प्राइवेट सेक्टर के हाथों में दे दिया। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, एक क्वेश्चन करता हूं तुमसे, ठीक है। मैं तुमसे एक क्वेश्चन करता हूं। मान लो मुझे अपनी कंपनी बेचनी है ना। भाई पेन कितने हुए, कौन है ये सर, मैं, ठीक है चलिए। तो अब मान के चलो एक क्वेश्चन कर रहा हूं तुमसे, ठीक है। ये मान के चलो, ये मैं हूं, ठीक। ये कौन है, ये सर मैं हो गया, ठीक है। और ये मेरी कंपनी है, ये मेरी कंपनी है, ठीक है। ये किसकी कंपनी है, मेरी। अब मैं चाहता हूं इस कंपनी को बेचना, ठीक है। अब मैं इस कंपनी को बेचना चाहता हूं, ठीक है। ये सामने वाली पार्टी है जो मेरे से मेरी कंपनी खरीदना चाहती है। तो इसको कम से कम मेरी कंपनी के कितने शेयर्स खरीदने होंगे मालिक बनने के लिए, बताओ। इसको कम से कम मेरे कितने शेयर्स खरीदने होंगे मालिक बनने के लिए, ठीक है। ये सामने वाली पार्टी है जो मेरी कंपनी के शेयर्स को खरीदना चाह रही है, ठीक है। तो इस बंदे को मेरी कंपनी का मालिक बनने के लिए कम से कम कितने परसेंट शेयर्स खरीदने होंगे। बहुत बढ़िया, नमन ने अच्छा जवाब दिया, सिया ने अच्छा जवाब दिया, ज्योति 50%, यानी कि 50 था। प्रियांशी, श्वेता बहुत अच्छे, ठीक है, बिल्कुल सही कहा है सर। 51% क्यों बच्चा, रीजन पता है ना। क्योंकि देखो, मोर देन 50%, यानी कि 50% से ज्यादा, ठीक है। तो अगर तुम 50% से ज्यादा 51% खरीद लोगे तो अब कितने शेयर्स बचेंगे सर, 49, ठीक है। यानी कि फिर भी ज्यादा शेयर्स जो है कंपनी के तुम्हारे हाथों में है, तो ज्यादातर कंट्रोल तुम्हारा रहेगा, ठीक है। यानी कि अगर आपको अपना कंट्रोल बनाना है किसी भी कंपनी में, तो आपको उस कंपनी के 51% शेयर्स खरीदने होंगे। शिवम 50 नहीं बच्चा, 50 नहीं, ठीक है ना, मोर देन 50%, ठीक है, ये बोला जाता है, मोर देन 50% बोला जाता है, ठीक है। चलिए, हाँ बिल्कुल नमन, बहुत अच्छे, ठीक है। रौनक सेन है, सो ठीक है। समझ रहे हो, मतलब अब इंडिया सिर्फ अपने देश के अंदर व्यापार नहीं करेगी, वो दूसरे देश। हाँ, एक है सी जिनपिंग, क्या नाम है, सी जिनपिंग, ठीक है। वो लिख रहा 49 = RCB, है ना। चलिए बहुत बढ़िया भाई, यही यही दिमाग लगाओ, ठीक है। चलिए डन, अब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। सर एक ग्लोबलाइजेशन रह गया, वैश्वीकरण। ग्लोबलाइजेशन में क्या हुआ था बालक, ग्लोबलाइजेशन में हुआ था कि अब अपनी इंडियन इकोनॉमी, यानी कि अब इंडिया सारे देशों के साथ ट्रेड करेगी, ठीक है ना। सारे देशों के साथ ट्रेड करेगी, ठीक है। समझ रहे हो, मतलब अब इंडिया सिर्फ अपने देश के अंदर व्यापार नहीं करेगी, वो दूसरे देशों से भी व्यापार करेगी, अपना सामान बेचेगी, उनसे खरीदेगी, क्योंकि सारे रेस्ट्रिक्शन, सारी पाबंदियां हट चुकी हैं, ठीक है। अब आज हम लोग आएंगे विमुद्रीकरण को समझने के लिए, ठीक है। आज हम लोग विमुद्रीकरण को समझने के लिए यहाँ पे आए हैं, यानी कि डीमोनेटाइजेशन क्या होता है। तो अब देखो, 8 नवंबर, हे भाई डीमोनेटाइजेशन भी है यहाँ पे, ठीक है, सिर्फ एमसीक्यू नहीं है। चलो, अब यार ध्यान रखिएगा, ठीक है। 8 नवंबर को मोदी जी आते हैं,
और मोदी जी एक बार आके सीधे बोलते हैं, मित्रों आज से 500 और 1000 के नोट स्थगित किए जा रहे हैं। मतलब आज से 500 और 1000 के नोटों का चलन बंद हो रहा है। ठीक है, अब वो मान्य नहीं रहेंगे, अब वो वैलिड नहीं रहेंगे। सारे मित्रों टेंशन में आ गए। सबसे फ्री पता है कौन था? है मेरे पास तो पैसा ही नहीं है। तो जिसके पास पैसा नहीं हो एकदम चिल पिल कि भाई मेरे पास पैसा ही नहीं है, मेरे को क्या मतलब इस न्यूज़ से, इस खबर से। जिसके पास बहुत सारे पैसे हैं उनको दिक्कत आई कि अबे मेरे जो 500 और 1000 नोट मेरे पास जो पड़े हुए हैं इनका मैं करूंगा क्या, है ना। तो मोदी जी ने बोला घबराने की बात नहीं है, ठीक है, घबराने की बात नहीं है, ठीक है। मैं आपको समय दे रहा हूं कि आपके पास जितने भी नोट्स पड़े हैं, ठीक है, आप उनको अपने बैंक में जा करके जमा कर दें। ठीक है, आप अपने बैंक में जा करके उनको जमा कर दें। ठीक है, समझ रहे हो ये चीज़? यानी कि साफ था कि भाई आपके पास जो भी पुराने नोट्स पड़े हैं आप उनको बैंक में जमा कर दीजिए, आपका पैसा आपको मिल जाएगा। अगर नहीं करोगे तो वो तुम्हारे पैसे फिर कुछ समय के बाद वो मान्य नहीं रहेंगे, उनका कोई काम नहीं होगा। ठीक है, वो बस और बस कागज़ का टुकड़ा रह जाएंगे। ठीक है सर, ये क्यों किया गया था? देखो क्या होता है, ठीक है, आपको पता होगा कि ना इंडिया के जो करेंसी, जो इंडियन नोट्स थे ना, उनके प्लेट्स, मतलब जिन प्लेट्स पे इंडिया के नोट बनते थे, ठीक है, इनके प्लेट एक टाइम पर पाकिस्तान गए थे। ठीक है, एक टाइम पर पाकिस्तान पहुंच गए थे पॉलिटिक्स के वजह से ही। ठीक है, पाकिस्तान पहुंचे थे और पाकिस्तानियों ने, ठीक है, हमारे देश की नकली करेंसी, नकली मुद्रा, फेक करेंसी बनाना चालू कर दिया था। और उसी से वो टेरर फंडिंग कर रहे थे। टेरर फंडिंग मतलब वो आतंकवादियों को पाल रहे थे, है ना, आतंकवादियों का गुजारा उसी नकली नोटों से चला रहे थे। ठीक है, तो ये भी एक बहुत जरूरी था टेरर फंडिंग को रोकने के लिए। बहुत लोगों के पास ब्लैक मनी था। ठीक है, ब्लैक मनी मतलब काला धन, मतलब लोग, देखो ब्लैक मनी कैसे होता है, क्योंकि आपको टैक्स देना पड़ता है। ठीक है, आपको टैक्स देना पड़ता है। ठीक है, आपको क्या करना पड़ता है? टैक्स देना पड़ता है। अब आप टैक्स नहीं दोगे, ठीक है, तो ये तो टैक्स क्या है सर, जरूरी है, ठीक है, फाइनेंशियल बर्डन है, आपको देना ही पड़ेगा, ये एकदम कंपलसरी होता है, क्योंकि देश में टैक्स के पैसे का इस्तेमाल होता है। जो आप गाड़ी, रोड, ये सारी चीजें यूज करते हो, ठीक है, गाड़ियां, बसेस, ट्रेन, मेट्रो, जो आप चीजें यूज करते हो ना, ये सब टैक्स के पैसे से ही चलती हैं। हाईवेज, आपके गली के रोड, ये सब टैक्स के पैसों से चलते हैं। ठीक है सर, तो आपको इसीलिए टैक्स देना जरूरी है, क्योंकि आप अपनी ही सुविधा कर पाओ। ठीक है, आप अपनी ही सुविधा चला पाओ। ठीक है, ये चीज, तो इसीलिए अब टैक्स देना है, तो भाई टैक्स नहीं दोगे तो इलीगल काम हो रहा है, तुम टैक्स चोरी कर रहे हो देश का। ठीक है, तो अब तुम क्या होता है कि बैंक में रखोगे ना पैसा, ठीक है, अगर तुम पैसा बैंक में रखोगे तो तुम्हारा पैसा बहुत आसानी से ट्रेस हो सकता है, क्योंकि पैन कार्ड से आसानी से पता लगेगा तुम्हारे खाते में कितने पैसे हैं। तो पुलिस आ सकती है, तो लोग ना, हम पकड़े ना जाएं, ट्रेस ना हो, इस वजह से लोग कैश रखते थे घर में। अब जितने लोगों ने ज्यादा ज्यादा कैश रख रखा था, उनके तो टाइम टाइम फिस हो गई, क्योंकि भाई 500 1000 के नोट ही बंद हो गए। अब उनको अगर अपने पैसों को बचाना है तो बैंक में जमा करना पड़ेगा। बेटा तुम जैसे ही बैंक में जमा करोगे सरकार को रिपोर्ट मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक डेटा तो जाता है ना, ठीक है, एक डेटा तो जाता है ना। ठीक है, तो वही चीज है कि भाई एक डेटा जाएगा, और इस हिसाब से, और फिर सर बहुत सारे और कारण थे। ठीक है, फिर एक भी ये भी था कि भाई नोट्स, ठीक है, नोट्स को अब अपडेट करना, वो फालतू चीज़ें थी। और वो जो न्यूज़ में आया था कि चिप लगा है, ये लगा है, वो लगा, वो सब चीज़ों पे ध्यान मत देना। ठीक है, तो मेनली ये चीज़ें थी। ठीक है, ये चीज़ अब इसीलिए यहाँ पर हुआ था। मतलब सिंपल बात अगर बोला जाए तो डीमोनेटाइजेशन, विमुद्रीकरण क्यों लाया गया था सर? मतलब विमुद्रीकरण का मतलब क्या होता है बेसिकली? ठीक है, जो नोट चल रहे हैं, ठीक है, जो नोट चल रहे हैं, ठीक, यानी कि जो नोट अभी सर्कुलेट हो रहे हैं, जिन नोटों का चलन हो रहा है अपने देश में, उनको विथड्रॉ कर लेना, है ना, उनको खारिज कर देना कि अब ये मान्य नहीं है। समझ रहे हो ना? इसीलिए चलिए आइए देखते हैं। अब देखिए, डीमोनेटाइजेशन रेफर्स टू द विथड्रॉल ऑफ द लीगल स्टेटस ऑफ द करेंसी, मतलब उसका लीगल स्टेटस विथड्रॉ कर लेना। ठीक है, अभी देखोगे तो नोट ऐसे भी एक कागज का टुकड़ा है, मेरे पास कैश होता नहीं है। ठीक है, मेरे पास कैश नहीं है, जो पैसे होते हैं अकाउंट में होते हैं, कैश होता तो मैं तुमको दिखाता। ठीक है, क्या कैश होता तो दिखाता,
क्योंकि नोट पे तुम देखोगे तो उस पे लिखा होता है मैं धारक को इतने रुपए अदा करता हूँ, है ना, और आरबीआई का गवर्नर का साइन होता है वहां पे। आपने नोट्स पे देखा होगा तो आरबीआई के गवर्नर का साइन होता है, ठीक है। वो बस उस वजह से ना उस नोट्स की वैल्यू होती है, नोट की वैल्यू बस उस साइन के वजह से होती है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? यानी कि उस नोट की वैल्यू बस और बस उस साइन के वजह से है। अगर वो साइन नहीं होगा तो वो नोट बस एक कागज का टुकड़ा है, ठीक है। एक बात और, 1 रुपए का सिक्का कौन इशू करता है पता है क्या किसी को? इकोनॉमिक्स से पढ़ोगे, हालांकि बैलेंस ऑफ पेमेंट या गवर्नमेंट बजट में ही पढ़ोगे आप, ठीक है। तो 1 रुपए का सिक्का कौन जारी करता है सर? 1 रुपए का सिक्का की वैल्यू नहीं है, ठीक है। ठीक है, चलिए, ठीक है, ठीक, ठीक है। नहीं बाबू, गांधी जी की वैल्यू नहीं है, ठीक है। गांधी जी की वैल्यू नोट्स पे नहीं है। नोट पे मेनली वो नोट बेयरेबल बनता है उसके आरबीआई के गवर्नर के साइन की वजह से, वरना वो बस एक कागज का टुकड़ा है। गांधी जी को तो इसीलिए लगाया गया क्योंकि वो फादर ऑफ द नेशन है ना, हमारे देश के बहुत महान व्यक्ति रहे हैं, इसीलिए लगाया कि चलो भाई हम लोग उनको सम्मानित करने के लिए कुछ तो करें, ठीक है, तो इसीलिए किया था। समझ गया ये चीज? हाँ, तो सर डिमोनेटाइजेशन मतलब कि जो नोट्स अभी लीगली स्टेटस उनका विथड्रॉ कर लेना, उसको डिमोनेटाइजेशन बोल देते हैं, ठीक है। ये कब हुआ था सर? 8 नवंबर 2016 को हुआ था, ठीक है। आपसे ये शायद ही पूछे, देखो आज तक अभी तक बिहार बोर्ड में तो इससे क्वेश्चन नहीं ही बने हैं, ठीक है, बट कोई भरोसा नहीं, बन जाएंगे तो बात अलग है, ठीक है। तो देखो आपको अगर लिखना होगा तो आप क्या लिख सकते हो, ठीक है। मैं तो बोलूंगा ना कि देखो छोटा सा टॉपिक है, बहुत ज्यादा है नहीं इसमें, कुछ तो लिख लेना पूरा, ठीक है। ये तीनों पॉइंटर्स लिख लोगे तो सही रहेगा, तीनों ही पॉइंटर आप लिख लेना, मैं रीड करवा देता हूं। तो डिमोनेटाइजेशन रेफर्स टू द विथड्रॉल ऑफ द लीगल स्टेटस ऑफ अ करेंसी, ठीक है, विथड्रॉल कर लेना उसके लीगल स्टेटस का। ऑन 8 November 2016, the government of India demonetized rupees 500 and 1000 currency notes with immediate effect. Immediate effect मतलब अभी के अभी इसको इसका लीगल स्टेटस हम लोग छीन रहे हैं, ठीक है। Which means these notes ceased to be legal tender, ठीक है। As a result of this decision, चलो पहले हिंदी वाला पैरा पढ़ लेते हैं, ठीक। देखो, तो ये विमुद्रीकरण से आशय किसी मुद्रा की वैधानिक मान्यता मतलब लीगल स्टेटस, ठीक है, उसको समाप्त करना है। भारत सरकार ने 8 नवंबर 2016 को 500 और 1000 के नोटों को तत्काल प्रभाव से विमुद्रित कर दिया, अर्थात इन नोटों की कानूनी मान्यता समाप्त कर दी गई, ठीक है, ये चीज। अब देखो वही है, एज अ रिजल्ट, यानी कि ये करने से क्या हुआ, डिमोनेटाइजेशन करने से क्या हुआ, तो देखो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस डिसीजन नियरली 86% ऑफ द करेंसी इन सर्कुलेशन बिकम इनवैलिड, यानी कि 86% जो करेंसी थे, जो नोट्स थे, वो इनवैलिड हो गया, मतलब अब उनकी वैल्यू नहीं रही, है ना। पीपल वर रिक्वायर्ड टू डेपोजिट ओल्ड नोट्स, यानी कि लोगों को पुराने नोट्स जमा करने थे बैंक में, एंड लिमिट्स वर इम्पोज्ड ऑन कैश विथड्रॉल, यानी कि तभी एक लिमिट भी लगा कैश विथड्रॉल पे कि आप एटीएम से इतने पैसे ही एक दिन में निकाल सकते हो, ठीक है। आप एटीएम से इतने पैसे ही एक दिन में निकाल सकते हो, लाइक 10,000 20,000, ठीक है, उससे ज्यादा आप नहीं निकाल पाओगे, ये चीज लिमिट लगा दिया था सरकार ने। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ डिमोनेटाइजेशन वॉज टू कंट्रोल ब्लैक मनी, करप्शन, ठीक है, काउंटरफीट करेंसी एंड द फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म एंड टू प्रमोट डिजिटल ट्रांजैक्शन, ठीक है। देखिए तो क्या है, इस निर्णय के कारण लगभग 86% प्रतिशत चलन मुद्रा अवैध हो गई, लोगों को पुराने नोट बैंकों में जमा कराने पड़े तथा नकद निकासी पर भी सीमाएं लगा दी गई, ठीक है। यानी कि सर 86% नोट्स खत्म हो गए, बेकार हो गए, ठीक है। फिर पुराने नोट बैंक में जमा करने थे और आप पे लिमिट लग गया, ठीक है, लिमिट लग गया कि आप इतने पैसे ही निकाल पाओगे एक दिन में, ठीक। विमुद्रीकरण का उद्देश्य काले धन, भ्रष्टाचार, नकली मुद्रा और आतंकवाद के वित्त पोषण पर नियंत्रण करना तथा डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देना था, मतलब यूपीआई को, ठीक है। अब वही ऑब्जेक्टिव बोल रहा है कि भाई क्यों किया गया था उसी के बारे में, ठीक है, तो ये सब हमने पढ़ लिया है। करप्शन, भ्रष्टाचार को नियंत्रण करने के लिए किया गया था, ठीक है, टू स्टॉप काउंटरफीट
हाई वैल्यू करेंसी नोट्स यूज्ड इन टेररिस्ट एक्टिविटी, मतलब जो नकली नोट्स चल रहे थे ना, काउंटरफीट नोट्स उसको बोलते हैं, जो नकली नोट होते हैं जिनकी फेक करेंसी चल रही है ना, तो जो नकली मुद्रा चल रही थी जो आतंकवादियों के पलायन में काम आ रही थी, उनसे लड़ने के लिए। टू एलिमिनेट द एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लैक मनी, तो जितने लोगों ने काला धन जमा कर रखा है उनका भी, ठीक है, उनसे पैसे निकलवाने के लिए। टू कंट्रोल इनकम दैट हैड नॉट बीन डिस्क्लोज टू टैक्स अथॉरिटीज, यानी कि टैक्स जितने लोगों ने अभी तक नहीं पे किया है, ठीक है, ये पता करने के लिए भी कि कितने लोगों ने अभी तक अपनी इनकम सही सही बताई ही नहीं है, ठीक है, ये चीज। और टू प्रमोट ट्रांसपेरेंसी एंड टैक्स कंप्लायंस इन द इकोनॉमी, फिर वही बात कि ट्रांसपेरेंसी रहे, एक बंदा सच में कितना कमा रहा है ये क्लियरली पता रहे और वो टाइम से कर की भुगतान कर पाए, ठीक है। यहां तक आपको चीजें क्लियर है? एक बार डाउट देख लेते हैं। अरे आजा भाई, मिनिस्ट्री, हाँ बिल्कुल ठीक है, चलिए। नोट नहीं बाबू, लुक्स बदलते, ठीक है, यहाँ पर घुमा फिरा के बोल रहा है, नहीं आपको सारी बातें क्लियर है, डिमोनेटाइजेशन में कुछ भी नहीं है। अब फिर देखो यहाँ पे जो अब आप पढ़ोगे कि फीचर्स, यानी कि इससे क्या फायदा हुआ, तो वही बार बार घुमा फिरा के बोल रहा है कि टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म हुआ, ठीक है, कि लोग सही समय पे टैक्स पेमेंट करने लगे हैं, वही घुमा फिरा के बातें कर रहा है। फिर हम लोग आएंगे एमसीक्यू पे, तो 4 पॉइंटर्स हैं, इन 4 पॉइंटर्स को डिस्कस करके आगे बढ़ेंगे, अगर यहाँ तक आपको मेरी बात क्लियर है तो, ठीक है। ठीक है ना, इतना पढ़ना है तो पिछले बच्चे और उसके असली इनकम, ठीक। चलिए अब आते हैं विमुद्रीकरण की विशेषता, यानी कि डिमोनेटाइजेशन की विशेषता क्या रही, ठीक है, ये चीज। तो अब यहाँ पहला आता है टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म, कर प्रशासन सुधार, मतलब कि देखो बेसिकली क्या हुआ, नोटबंदी हुई, ठीक है, नोट्स बैंक में जमा हुए हैं, अब बहुत लोगों की असली इनकम पता लगी, तो इससे क्या हुआ, फिर ना लोगों को अपना पैसा जमा करना पड़ा बैंक में, अब उनकी जो है जो इनकम पता नहीं थी सरकार को वो पता लगी, और उसके बाद उनसे टैक्स निकलवाया कि बेटा टैक्स लाओ, ठीक है, तो यही टैक्स रिफॉर्म लाया गया कि डिमोनेटाइजेशन वाज व्यूड एज अ रिफॉर्म इन टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, तो विमुद्रीकरण को कर प्रशासन सुधार के रूप में देखा गया। पीपल हैड टू डिपॉजिट कैश अर्न फ्रॉम डिक्लेयर्ड इनकम, डिक्लेयर्ड इनकम क्या होता है सर, डिक्लेयर्ड इनकम होता है ना, ठीक है, सौरभ करण, हाँ सौरभ करण को करना है ब्लॉक, ठीक है। हाँ तुम बेटा मेरे मजे लोगे, मैं मजे लेता हूँ तुम्हारे, है कि नहीं, मैं तुम्हारे मजे लूंगा तो तुम मजे लायक नहीं बचोगे फिर, ठीक है, सौरभ करण को ब्लॉक कर दीजिए, तो मैं मैसेज भी कर दे, अनअकाउंटेड वेल्थ एंड, है आय प्रमाण पत्र सुना है वहां, ठीक है, जो इनकम, एक आपने सुना होगा कि आपका कॉलेज स्कूल के टाइम पे आपसे ना इनकम सर्टिफिकेट मांगते हैं, ठीक है, आय प्रमाण पत्र सुना है, आय प्रमाण पत्र सुना है, वहां पे आप इनकम सर्टिफिकेट में सरकार को अपनी इनकम बताते हो ना कि मेरे पापा कितना कमाते हैं ऐसा करके, तो डिक्लेयर्ड इनकम जो आपने सरकार को बता दी है उसको बोलते हैं डिक्लेयर्ड इनकम, ठीक है, इनटू बैंक्स, वाइल वाइल होल्डर्स ऑफ ब्लैक मनी वर फोर्स्ड टू डिस्क्लोज देयर अनअकाउंटेड वेल्थ एंड पे टैक्स एंड पेनल्टीज ऑन इट, यानी कि जो जिन्होंने टैक्स नहीं पे किया था, जिन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया था अपना इनकम कि मैंने कितना कमाया है, ठीक है, अब उनको बताना पड़ा क्योंकि बैंक में पैसा जमा करेंगे, बैंक तो काउंट करेगी, है कि नहीं, बैंक तो काउंट करेगी, है कि नहीं, बैंक क्या करेगी सर, नोट्स को काउंट करेगी, और नोट्स काउंट करने के बाद क्या होता है, ठीक है, कि सर अब तो पता लग गया आपने कितने पैसे जमा किए, तो सरकार को जाएगा इन्फॉर्मेशन, सरकार तुरंत तुमसे टैक्स निकाल, अब तुम्हारे बैंक में पैसा गया, टैक्स तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ठीक है, तभी तो टीडीएस टीसीएस वगैरह चीजें आई, ठीक है। तो देखो लोगों को अपनी घोषित आय से प्राप्त नकदी को बैंकों में जमा करना पड़ा, जबकि काला धन रखने वालों को अपनी गैर अभिलेखित संपत्ति घोषित करनी पड़ी तथा उस पर कर जुर्माना देना पड़ा, ठीक है, यानी कि टैक्स पेमेंट करना पड़ा। फिर कंट्रोल ऑन टैक्स इवेशन, टैक्स इवेजन का मतलब क्या होता है बाबू, टैक्स की चोरी करना, ठीक है, टैक्स
की चोरी, टैक्स इवेजन मतलब होता है टैक्स को चोरी करना, ठीक है। तो अब इसमें क्या हो गया कि देखो टैक्स, जो लोग टैक्स चोरी कर रहे थे, यानी कि अब तुम सोचो ना, तुम देश का टैक्स बचा रहे हो तो तुम टैक्स चोरी ही कर रहे हो, है कि नहीं। तो यहाँ पे कंट्रोल हो गया टैक्स इवेजन, क्योंकि लोगों का क्या हो गया, लोगों का इनकम पता लग गया, ठीक है। लोगों की इनकम पता लगी तो टैक्स जो चोरी हो रहा था वो बच गया, ठीक है, यही चीज है। तो देखो इट वॉज अ स्ट्रॉन्ग स्टेप बाय द गवर्नमेंट टू कन्वे दैट टैक्स इवेजन एंड टैक्स अवॉइडेंस वुड नो लॉन्गर बी टॉलरेटेड, कि यह सरकार को ऐसा कदम था, सरकार का ऐसा कदम था जिससे यह संदेश दिया गया कि कर चोरी और कर अपवंचन को अब सहन नहीं किया जाएगा, ठीक है, ये चीज। इट एनकरेज पीपल टू रिकॉर्ड देयर इनकम एंड ट्रांजैक्शन लीगली, तो इससे क्या हुआ कि लोगों को अपनी आय और लेन देन की वैधानिक रूप से दर्ज करने का प्रोत्साहन मिला। अब लोग अपना इनकम बताने लगे कि हम इतना इतना कमा रहे हैं, वरना फिर सरकार डंडा कर देगी, इसीलिए उनको इनकम बताना भी पड़ा, ठीक है ना, ये चीज। चलिए, ठीक है। अब आता है ग्रोथ ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम। अब क्या हो गया कि देखो बैंक के पास पैसे जाने लगे, है ना। अब बैंक के पास जैसे ही पैसे गए, बैंक उन पैसों को जमा कर रही और उससे लोन भी दे रही थी। अब बैंक लोन के इंटरेस्ट से कमाती ही है, ठीक है। बैंक लोन के इंटरेस्ट से कमाती है, तो बैंक ने लोन देना चालू किया और उससे वो बैंक कमाने लगी, इससे बैंक का भी ग्रोथ हुआ, ठीक है, इससे बैंक का भी ग्रोथ हुआ। तो देखो डीमोनेटाइजेशन एनकरेज्ड पीपल टू मूव देयर सेविंग्स इनटू द फॉर्मल बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम, यानी कि डीमोनेटाइजेशन के वजह से लोगों ने अपनी सेविंग्स को बैंक में जमा कर दिया, ठीक है। विमुद्रीकरण के कारण लोगों की बचत औपचारिक बैंकिंग और वित्तीय प्रणाली की ओर बढ़ी। द इंक्रीज इन बैंक डिपॉजिट्स इनेबल्ड बैंक्स टू इंट्रोड्यूस न्यू डिपॉजिट स्कीम्स एंड प्रोवाइड लोन्स एट लोअर इंटरेस्ट रेट, ठीक है। तो बैंकों में जमा राशि बढ़ने से बैंक नई जमा योजनाएं और कम ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध कराने में सक्षम हुए, ठीक है, कि लोअर इंटरेस्ट रेट पे हम लोन्स प्रोवाइड करेंगे लोगों को, ठीक है। चलिए, और लास्ट प्रमोशन ऑफ लेस कैश इकोनॉमी, ठीक है। मतलब कि बेसिकली क्या हो गया कि अब यहां से यूपीआई, जो आप लोग सुनते हैं यूनिफाइड पेमेंट, है ना, कि लोग अब यूपीआई, नेट बैंकिंग ये सब इस्तेमाल करते हैं, ऑनलाइन पेमेंट इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो अब यहां पर क्या हो गया कि अब हम लोग कैशलेस इकोनॉमी बनेंगे, कि अब हम लोग कैश का इस्तेमाल कम करेंगे, हम लोग ना ऑनलाइन पेमेंट्स पे ज्यादा ध्यान देंगे। अब देखो बहुत सारे लोगों के पास कैश रहता नहीं, एग्जाम्पल में मेरे पास खुद कैश नहीं होता, बैंक में ही मेरा सारा पैसा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कैशलेस इकोनॉमी बनने का ट्राई किया गया कि अब हम लोग डिजिटल पेमेंट करेंगे, जो भी लेन देन होगा, ट्रांजेक्शन होगा, वो हमारा या तो यूपीआई होगा, या तो नेट बैंकिंग होगा, या तो मतलब आरटीजीएस, आईएमपीएस, एनईएफटी, इन चीजों में जाएगा, ठीक है। तो देखो और इसी की वजह से देखो इतने सारे पेमेंट एप्स भी आ गए, ठीक है। तो वन ऑफ द मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डीमोनेटाइजेशन वाज टू प्रमोट अ लेस कैश इकोनॉमी। विमुद्रीकरण का एक प्रमुख उद्देश्य कम रोकड़ अर्थव्यवस्था का निर्माण करना था, ठीक है। इट एनकरेज डिजिटल पेमेंट्स, फॉर्मल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड बेटर टैक्स कंप्लायंस। इससे डिजिटल भुगतान, औपचारिक वित्तीय लेन देन और कर अनुपालन को बढ़ावा मिला, क्योंकि अब अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करोगे तो ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए आपके खाते में भी पैसे होने चाहिए, ठीक है। उससे सरकार को भी पता, अब तुम्हारे खाते में पैसे रहेंगे तो सरकार के पास हिसाब रहेगा कि किस अकाउंट में कितना पैसा है, तो इससे टैक्स भी चोरी नहीं हो पाएगा, ठीक है, ये चीज। हाँ, कितना बैलेंस है सर आपके अकाउंट में, नहीं बता सकता, ठीक है, चलिए, नहीं बता सकता। आओ, अब आप ये नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। ऑल दो द रिक्वायरमेंट ऑफ मोबाइल फोन्स, पीओएस मशीन्स एंड इंटरनेट फैसिलिटीज क्रिएट चैलेंजेस, डीमोनेटाइजेशन हेल्प्ड कनेक्ट मोर पीपल विद अ फॉर्मल इकोनॉमी एंड इंक्रीज फाइनेंशियल सेविंग्स एंड ट्रांसपेरेंसी। यानी कि हालांकि डिजिटल लेन देन के लिए, ठीक है, ऑनलाइन डिजिटल लेन देन के लिए मोबाइल, पीओएस मशीन और इंटरनेट की आवश्यकता एक चुनौती थी, फिर भी इससे लोगों को औपचारिक अर्थव्यवस्था से जोड़ने में सहायता मिली। तथा मतलब सिंपली बात, ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए फोन चाहिए। आप अगर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड करते हो, ठीक है, तो क्रेडिट कार्ड स्वाइप होता है, वो पीओएस मशीन उसको बोलते हैं, वो मशीन चाहिए होगा। तो इन सब चीज़ों का डिमांड बढ़ गया, तो इन सबको सप्लाई करना थोड़ा सा मुश्किल था, ये सब चैलेंजेस आए, लेकिन इंडिया ने इसको आराम से सॉल्व कर लिया, ठीक है। और यहाँ पे आपका ये चैप्टर कंक्लूड होता है, खत्म होता है, ठीक है। चलिए, यहाँ पे आपका जो है चैप्टर कंक्लूड होता है, खत्म हो रहा है, ठीक। चलिए, जिसको पढ़ना है वो आराम से पढ़ लेगा, सिंपल होगा। इकोनॉमिक क्वेश्चन है, पहला एमसीक्यू आता है कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई कब, बता दीजिए फटाफट से।
नई आर्थिक नीति की घोषणा कब हुई? बहुत आसान सा क्वेश्चन है। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी वॉज डिक्लेयर्ड इन, कब आया ये? नवीन आर्थिक नीति की घोषणा कब हुई? बहुत सिंपल है, क्योंकि ईयर यहाँ पे दे रखा। अगर ईयर सेम होता, मंथ बदल के देता ना, तो मजा आ जाता, तब तुम फंस जाते यहाँ पे। ठीक है, तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कब आई बाबू? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कब आई? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कब आई? काम ही नहीं कर रहा यार। नीति की घोषणा हुई थी। वाह, ठीक है, चलिए। तो सर जुलाई 1991 में है ना, जुलाई 1991 में है, नई आर्थिक नीति की घोषणा हुई थी। डन, बहुत बढ़िया, 88% लोगों ने सही जवाब दिया है। अगला प्रश्न बताइएगा, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय, ये आपको मैंने कहा था ना कि व्यवसाय के आर्थिक वातावरण को क्या प्रभावित करता है। ठीक है, यानी कि इकोनॉमिक पॉलिसी, आर्थिक नीति, इकोनॉमिक सिस्टम, आर्थिक प्रणाली, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास, या ये सभी। तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को क्या इन्फ्लुएंस करता है? ठीक है, आर्थिक वातावरण को क्या प्रभावित करता है? ऑल दी अबव। ठीक है, ये सारे एक इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को इन्फ्लुएंस करने के लिए उसकी इकोनॉमिक पॉलिसी, उसका सिस्टम और डेवलपमेंट सभी रेस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, मेन कंपोनेंट्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आर, या फिर मेन ऑर्गन ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ इंडिया इन 1991, यानी कि इकोनॉमिक पॉलिसी के कंपोनेंट है ना, किनके मतलब इनके वजह से इकोनॉमिक पॉलिसी में क्या क्या चीजें आई थी। नवीन आर्थिक नीति के प्रमुख अंग, इनके बिना तो नवीन आर्थिक नीति हो ही नहीं पाती। या 1991 भारत की नई आर्थिक नीति के प्रमुख अंग कौन है? वैश्वीकरण और निजी। ठीक है सर, यहाँ क्या होता है? एलपीजी पॉलिसी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण, ये सभी थे। ठीक, कि जो भारत में उदारीकरण की नीति कैसी रही थी? ठीक है, सक्सेसफुल, सफल, अनसक्सेसफुल, असफल, पूर्ण असफल, यानी कि काम ही नहीं किया, या इनमें से सभी। तो लिबरलाइजेशन पॉलिसी का क्या हुआ? क्या? और कैसी रही? वाह वाह, क्या जवाब दे रहे हैं लोग यहाँ। जानबूझ के ऐसा जवाब दे रहे हो क्या? और लोगों की गलती करवाने के लिए, कि और लोग गलती कर दें? वाह, पता लग गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। सानिया बोल रही है एफ। ठीक है, जयश्री ए, ओके, कुमकुम बी, प्रियंका ए। वो तो पोल में पता लग ही ना जाएगा, है कि नहीं? चलो आओ, तो सर लिबरलाइजेशन पॉलिसी सक्सेसफुल रही थी, जाहिर सी बात है। ठीक है, सफल रही थी। वाह वाह, 30% लोगों के लिए तो पक्का तालियां मारनी होंगी भाई, कि उनको अनसक्सेसफुल लग रहा है। ठीक है, एलपीजी पॉलिसी का हिस्सा है भाई लिबरलाइजेशन, तो वो गवर्नमेंट रिड्यूसेस कंट्रोल एंड रेस्ट्रिक्शन, यानी कि सरकार ने अपना नियंत्रण और प्रतिबंध में कमी करा। किस में कमी करा? यानी कि उन्होंने रेस्ट्रिक्शंस और कंट्रोल किस में हटाया? लिबरलाइजेशन उदारीकरण में, प्राइवेटाइजेशन निजीकरण में, ग्लोबलाइजेशन वैश्वीकरण में, या मॉडर्नाइजेशन आधुनिकीकरण में। तो किसमें सरकार ने अपने कंट्रोल को कम किया, कि भाई हम अपना कंट्रोल हटा रहे हैं, हम अपना नियंत्रण हटा रहे हैं। ठीक है, सही है, बहुत बढ़िया। सर लिबरलाइजेशन में ही ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस को जो है रिमूव कर दिया गया था। ठीक है, उदारीकरण में जो सरकार नियंत्रण और प्रतिबंधों की कमी करी गई थी। गधेड़े लोग 47%। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, इसमें से क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी व्यवसायिक वातावरण की विशेषता नहीं है ना? तो बताइए उसकी विशेषता क्या नहीं है? वो अनसर्टेन है, मतलब अनिश्चित है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, ऐसा है। एम्प्लॉयज, कर्मचारी, उसकी विशेषता नहीं है। रिलेटिविटी, सापेक्षता, कॉम्प्लेक्सिटी, जटिलता, की समझना मुश्किल है। तो यहाँ पे उसकी विशेषता, यहाँ पे उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या नहीं है ना? तो क्या हो जाएगा बताइए फटाफट से।
सर एम्प्लॉयज, ठीक है, अगर आपने ढंग से नहीं पढ़ा है तो आप एक बार बुक खोलिएगा, नोट्स खोलिएगा, दिख जाएगा। एम्प्लॉयज उसकी विशेषता नहीं होती, बाकी सारे उसके कैरेक्टरिस्टिक्स में आते हैं। एम्प्लॉय क्या ही कैरेक्टरिस्टिक्स बनेगा, गधेड़े लोग। भाई तुम लोगों का बहुत खराब एनवायरनमेंट। अब देखो क्वेश्चन पूछ रहा, मैंने कहा था ना इसमें से कोई भी लिखा है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोनेंट ऑफ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। अब देखो क्वेश्चन पूछ रहा, मैंने कहा था ना इसमें से कोई भी एक पॉइंटर दे देगा, बोलेगा पहचानो ये कौन सा एनवायरनमेंट है। तो वही क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा आर्थिक पर्यावरण का एक घटक है। अब पहचानो कौन सा आर्थिक पर्यावरण का घटक है। कंसर्न विथ क्वालिटी ऑफ लाइफ, जीवन की गुणवत्ता संबंधी सोच, रेट्स ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, बचत तथा निवेश की दरें, एक्सटेंट ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन बिजनेस, सरकार का हस्तक्षेप व्यवसाय में, ठीक है, या फिर बर्थ एंड डेथ, जीवन एवं मरण की दर। तो इसमें से क्या है ऐसा जो पैसों पे बात कर रहा है। ऊपर ध्यान दे लेना, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट बोला है यानी कि आर्थिक पर्यावरण बोला है, और आर्थिक पर्यावरण हमेशा किससे जुड़ा होता है सर, पैसों से। तो रेट्स ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है, बचत तथा निवेश की दर, कि लोग कितना पैसा बचा रहे हैं और कितना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, पोल कर रहा हूं मैं बंद। अब जब तुम लोग पोल में अच्छा नंबर सही सही जवाब दोगे ना, तभी अब मैं पोल स्टार्ट करूंगा। इस क्वेश्चन को फेंक दो, किसी काम का नहीं है। अब आ रहा है, देखो क्वेश्चन फिर से वही दिया है कि इंटरेस्ट रेट्स, ठीक है, इन्फ्लेशन रेट, चेंज इन डिस्पोजेबल इनकम ऑफ पीपल आर द एलिमेंट्स ऑफ विच टाइप ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। यानी कि कह रहा है कि ब्याज की दर, मूल्य वृद्धि दर, लोगों की व्यय योग्य आदि कौन से व्यावसायिक पर्यावरण के घटक है। मतलब कि इंटरेस्ट रेट, आपको पैसा जमा करने पे कितना इंटरेस्ट मिलता है, लोन लेने पे कितना इंटरेस्ट पे करना होता है। इन्फ्लेशन रेट मतलब महंगाई, ठीक है, जो मुद्रा फीसदी लिखा होगा, मूल्य वृद्धि दर। चेंज इन डिस्पोजेबल इनकम, कि कितना इनकम आपने डिस्पोज दिखाया है। इन सब में जो ये सब एलिमेंट्स किस में आते हैं, तो देखो सारा कुछ पैसा से ही जुड़ा है ना, सभी चीजें पैसे से जुड़ी हैं। तो सर सभी चीजें पैसे से जुड़ी हैं, तो यानी कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, आर्थिक पर्यावरण, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला अब आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज अ कंपोनेंट ऑफ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इसमें भी आपको पहचानना है कि कौन सा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है, ठीक है, यानी कि निम्न में से कौन सी मद आर्थिक पर्यावरण का एक घटक है। अब क्या रहा है, ट्रांसपोर्ट, एक्सपेंशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन सर्विसेज इन दिल्ली, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, तो जो यातायात है, परिवहन सेवाओं को दिल्ली में बढ़ाया गया, ठीक है। सर क्या उस पर पैसा का कोई बात हो रहा है, तो चलो आगे पहले देखते हैं, वो तो ठीक है। फैसिलिटी ऑफ बुकिंग ट्रेन टिकट थ्रू मोबाइल ऐप, सर आप मोबाइल ऐप से टिकट बुक कर सकते हो, ये फैसिलिटी। तो सर अगर मोबाइल ऐप से टिकट बुक कर रहे हैं तो ये तो पैसा का कोई बात ही नहीं है, तो टेक्नोलॉजी है, तो ये टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट यानी कि प्रौद्योगिकी वातावरण। रेस्ट्रिक्शन ऑन 15 ईयर्स ओल्ड पेट्रोल व्हीकल्स प्लाइंग ऑन रोड्स इन दिल्ली, यानी कि ये तो सरकार ने प्रतिबंध लगाया है, तो ये तो सरकारी हो गया, राजनीतिक, ठीक है। और द हरियाणा गवर्नमेंट अनाउंसमेंट ऑफ फ्री बस राइड्स फॉर फीमेल्स ऑन द ओकेजन ऑफ रक्षाबंधन, यानी कि रक्षाबंधन के टाइम पे जो है हरियाणा सरकार ने क्या किया, सर फ्री में बस चलेगी, इसके बारे में कह दिया, ठीक है। तो सर अगर रक्षाबंधन के टाइम पे, तो रक्षाबंधन देश का त्योहार है, और देश के त्योहार पे अगर ऐसी चीजें करी जाती है तो ये तो सर सोशल एनवायरनमेंट में आ जाता है, सामाजिक वातावरण है कि नहीं। तो यहाँ पे होगा आपका एक्सपेंशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन सर्विसेज इन दिल्ली, क्योंकि अगर परिवहन ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा, गाड़ियां चलेंगी तो रोड भाड़ा देंगे, है ना, रोड लोग भाड़ा देंगे तो उससे इकोनॉमी में पैसे आएंगे, ठीक है। तो ये भी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में आ जाता है। अगला क्वेश्चन आता है, विथ अ रेवोल्यूशन टेकिंग प्लेस इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मोबाइल फोन्स with super class cameras, the business of cameras in the consumer market has taken a hit, ठीक है। Studies show that mobile phone photography has devastated the camera industry. The dimension of business environment highlighted in the above case. अब पढ़ना ध्यान से क्वेश्चन। तो मोबाइल फोन के निर्माण क्षेत्र में उच्च कोटि के कैमरा के कारण एक क्रांति आई है, जिसके कारण उपभोक्ता बाजार में कैमरा व्यवसाय पर प्रहार हुआ है। अध्ययनों से पता चला है कि मोबाइल फोन फोटोग्राफी में कैमरा उद्योग को तबाह कर दिया। उपयुक्त स्थिति में प्रकाशित व्यवसायिक पर्यावरण का आयाम है। मतलब बेसिकली कह रहा है कि मोबाइल्स के कैमरा इतने अच्छे देने लगे हैं कि कोई डीएसएलआर जो कैमरा होता है उनको कोई खरीदता नहीं, ठीक है। तो अब उनके वजह से, मोबाइल फोन के कैमरा की वजह से
वो कैमरा को लोगों ने यूज करना बंद कर दिया, उन इंडस्ट्री को तबाह कर दिया। तो सही, तो टेक्नोलॉजी में इंप्रूव हुआ ना, टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट के कारण कि इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी आ गई है कि सर फोन के कैमरे अच्छे हो गए। तो सर ये टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट यानी कि प्रौद्योगिकी या तकनीकी वातावरण के बारे में बात करता है। ठीक है, अगला प्रश्न आता है। अगला प्रश्न आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सोशल एनवायरनमेंट। तो सबसे आसान क्वेश्चन है, सोशल एनवायरनमेंट मतलब समाज के बारे में बात कर रहा है। ठीक है ना, सोशल एनवायरनमेंट मतलब समाज के बारे में बात कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक वातावरण का उदाहरण है। ठीक है, इसमें से कौन सा सामाजिक वातावरण का उदाहरण है। ठीक है, मतलब कि सर समाज के बारे में। अब देखो, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, तो ये तो कानून हो गया, ये समाज के बारे में नहीं है। ठीक है, कंपोजिशन ऑफ अ फैमिली, यानी कि आप परिवार की संरचना कैसे करते हो, मतलब आपके परिवार में कितने लोग हैं। ठीक है, कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का देश का संविधान, तो ये तो सर लीगल हो गया, कानून की बात कर रहा। फिर मनी सप्लाई इन इकोनॉमी, अब मनी सप्लाई पैसा का बात आया तो वो आर्थिक हो गया। तो सर समाज के बारे में कौन बात कर रहा है कि समाज में कितने लोग हैं, तो कंपोजिशन ऑफ अ फैमिली, कि आप अपने परिवार की संरचना किस प्रकार करते हो। याद होगा तो मैंने आपको नोट्स में मार्क भी करवाया था कुछ पॉइंट्स कि इसी पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना, है कि नहीं, है कि नहीं। चलिए, हाँ पोल रोक दिया भाई, जानबूझ के रोका हो, कर रहे हो या फिर, ठीक है, हाँ अफगानिस्तान ईरान है, अध्ययन नहीं है। अगला प्रश्न, बिजनेस एनवायरनमेंट इज नॉट द स्टडी ऑफ, बिजनेस एनवायरनमेंट किसके बारे में स्टडी नहीं करता है, व्यवसायिक वातावरण डैश का अध्ययन नहीं है, किसके बारे में स्टडी नहीं करता, सोशल एनवायरनमेंट, सामाजिक वातावरण, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। ठीक है, ठीक है, आर्थिक वातावरण, कानूनी वातावरण, लीगल, तो सर हमने सारे एनवायरनमेंट पढ़े, कैपिटल आउटपुट रेशियो तो पढ़ा ही नहीं है, तो सीधी बात इसी के बारे में है कि नहीं, है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट, ओ ओ ओ ओ खत्म हो गया एमसीक्यू भैया, खत्म हो गया एमसीक्यू। तो आज हमने डिमोनेटाइजेशन के बारे में पढ़ा। ठीक है, अब देख रहे थे कुछ पोल में ही कह रहे थे जिसमें कौन लीडर बोर्ड पे सबसे आगे रहे हैं। भोलेनाथ मैं स्टूडियो से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। दिस साइड आई